नमस्कार। मेरी आज की कहानी का नाम है अनमोल रिश्ता। ये कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है। आज 21वीं शताब्दी का युग चल रहा है। आज के ज़माने में हर व्यक्ति किसी गैर को अपने घर में शरण देने से कतराता है। घर में किसी अनजान को बुलाकर खाना खिलाना तो दूर की बात, कोई किसी राहगीर को पानी पिलाने से भी दूर भागता है। हर व्यक्ति की सोच आजकल ऐसी ही है कि ना जाने कोई किसी रूप में लुटेरा या चोर उचक्का ही घर में घुस आए। बात भी सत्य है। आज के हालात को देखते हुए इंसान की मानसिकता ऐसी बन गई है। इंसान का इंसान के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। इंसान आज के दौर में किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि आज हम खबरों में सुनते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि साधु के वेश में, भद्र पुरुषों के वेश में लोग घरों में घुसकर दिन दिहाड़े चोरियां करते हैं, हथियारों से लोगों को मार डालते हैं तथा औरतों के साथ बदसलूकी करते हैं और उन्हें अपनी हवस का शिकार तक बना डालते हैं। आज हर व्यक्ति का इंसान को देखने का नज़रिया लगभग ऐसा ही है। परंतु ऐसे दौर में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसीबत में फंसे इंसान की सहायता करना अपना परम धर्म समझते हैं। जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रही हूँ वह कुछ इस प्रकार है। बात कुछ दिन पहले की है। मेरे पति मिस्टर अरोड़ा जी ने होशियारपुर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ोटो करवाने के लिए जाना था। वह मुझे कहने लगे कि तुमने घर पर क्या करना है, तुम भी मेरे साथ चलो, इकट्ठे घूम आते हैं। लिहाजा मैं और देवांश, मेरा नाती, भी उनके साथ चले गए। देवांश तीसरी कक्षा का छात्र है। ऑनलाइन कक्षाओं की वजह से वह 2 महीने से हमारे पास आया हुआ था। हम करीब 2 बजे होशियारपुर पहुंच गए और लगभग 1 घंटे में हमारा काम हो गया। अतः 3 बजे हम वापस चल दिए। हमने होशियारपुर में अपने रिश्तेदारों को भी मिलना था, परंतु गाड़ी में कुछ खराबी आ जाने के कारण किसी रिश्तेदार के यहाँ ना जाकर अपने घर के लिए वापस चल पड़े, ताकि हम सही सलामत घर पहुँच जाएं और गाड़ी को अपने शहर में ही जाकर दिखाएं। ऐसा सोचकर हम होशियारपुर से निकल आए। गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली थी और सही सलामत चल भी रही थी, परंतु ज्यों ही हरियाणा पहुँचे, भीड़ होने के कारण वहाँ गाड़ी रोकनी पड़ी। फिर काफ़ी यत्न करने पर भी गाड़ी स्टार्ट ना हुई। ना ही गाड़ी चली, ना ही हिली। उल्टा गाड़ी काफ़ी गर्म हो गई थी। लोगों की मदद से गाड़ी को धक्का लगाकर एक तरफ खड़ा कर दिया गया। अब सोचने लगे कि अब हम घर कैसे पहुंचेंगे, गाड़ी ठीक कहाँ से करवाएंगे, क्योंकि दूसरे शहर में हम किसी को जानते नहीं थे और ना ही किसी मैकेनिक के बारे में कोई जानकारी थी। देवांश काफ़ी चिंतित था और कह रहा था कि नानी, अब हम घर कैसे जाएंगे, अब कहाँ रुकेंगे। अरोड़ा जी लोगों के बताने पर मैकेनिक ढूंढने के लिए चले गए, क्योंकि वहाँ पर कंपनी की कोई वर्कशॉप नहीं थी। मैकेनिक ढूंढते ढूंढते शहर से बाहर कोई 2 किलोमीटर निकल गए। हम गाड़ी में ही बैठे रहे। लगभग आधे घंटे के बाद वो एक टेम्पो वाले को लेकर आए, जिसने गाड़ी के साथ रस्सा बांधकर गाड़ी को मैकेनिक के पास पहुंचाया। देवांश ने बताया कि नानी, हमारी गाड़ी तो कितनी बार खराब हुई है, पर इस प्रकार गाड़ी के साथ रस्सा बांधकर मैं कभी गाड़ी में नहीं बैठा। यह मेरा नया अनुभव है। और वह बहुत खुश हुआ। मैकेनिक ने गाड़ी को देखने के बाद बताया कि 3 घंटे का काम है, मैं ठीक कर दूंगा, आप चिंता ना करें। गाड़ी खुलवा दी गई। मैकेनिक उसे ठीक करने लग गए और हम सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। शहर से बाहर सड़क के किनारे बच्चे के साथ वहाँ बैठकर 3 घंटे गुजारना बहुत मुश्किल था। वहाँ पर आसपास 4-5 दुकानें वाहनों की मरम्मत करने वाले कारीगरों की ही थी। मैंने देवांश से कहा, चलो कहीं घूम आते हैं। जाए भी तो कहाँ, सड़क के किनारे ही चल दिए। एक जनरल स्टोर था, वहाँ पर एक सज्जन पुरुष बैठे थे। हम दोनों दुकान के भीतर चले गए। मैंने देवांश को पेप्सी की बोतल लेकर दी। दुकान के बाहर कुर्सियाँ लगी थी। हम वहीं बैठ गए और देवांश ठंडा पीने लग गया। 15-20 मिनट बैठने के बाद कहने लगा कि नानी, चलो चले। मैंने कहा, जाएंगे कहाँ,
कम से कम यहाँ कुर्सियों पर तो बैठे हैं। देवांश कहने लगा कि यहाँ हमें ज़्यादा समय कोई नहीं बैठने देगा। आधा घंटा गुजारने के बाद वहीं आ गए जहाँ पर गाड़ी रिपेयर हो रही थी। गाड़ी सारी खुली पड़ी थी और हम परेशान थे, जाएं तो जाएं कहाँ, परंतु समय तो बिताना ही था। फिर वहीं बेंच पर बैठ गए। देवांश को मैंने कुछ फल वगैरह खिलाए जो मैंने गाड़ी में ही रखे हुए थे। वहाँ बैठकर फिर हम परेशान हो गए। अब क्या करें? मैंने देवांश से कहा कि चलो अब फिर सैर करने चलते हैं। हम दोनों फिर चल दिए। जहाँ से हमने ठंडा लिया था उस दुकान के साथ एक गली थी और गली में पीछे कुछ घर थे। गेहूं के सरसों के खेत भी थे। मैंने देवांश से कहा, चलो तुम्हें गांव में सैर करवाती हूँ। तुमने गेहूं और सरसों के खेत कभी नहीं देखे होंगे, तुम्हें खेतों का नज़ारा दिखाती हूँ। हम दोनों फिर गांव की गलियों में निकल पड़े। काफ़ी दूर तक निकल गए। मुझे तो खेत बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं अपना बचपन याद कर रही थी। देवांश को मैंने खेतों में गेहूं के और सरसों के पौधे दिखाए और उसे बताया कि गेहूं से आटा बनता है जिसकी तुम रोटी खाते हो और सरसों का तेल निकलता है। यह सब सुनकर वह बहुत हैरान हुआ। मुझे कहने लगा कि मैंने अपनी पुस्तक में इन पौधों के बारे में पढ़ा तो है, परंतु ये पौधे मैंने पहली बार देखे हैं। मैंने कैमरे में उसकी कुछ फ़ोटो पौधों के साथ ली और मीठी यादों को कैमरे में कैद कर लिया। अब हम काफ़ी देर तक घूम लिए थे। अब देवांश थक भी गया था और डर भी रहा था कि हम कहीं रास्ता ना भूल जाएं, कोई हमें पकड़ ना ले या हमें कोई कुत्ता ही ना काट ले। मैंने उसे बहुत समझाया कि यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, पर वह नहीं माना, क्योंकि लुधियाना जैसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में रहने वाला बच्चा गांव के ऐसे शांत वातावरण में डरता ही है, क्योंकि उसके बाल मन पर शहरों में होने वाले अपराधों का प्रभाव जो था, वह वहाँ पर हर समय भय वाली जिंदगी ही जी रहा था। इसलिए हम वापस सड़क की ओर चल दिए। रास्ते में एक घर का गेट खुला हुआ था। एक औरत चारपाई पर बैठकर कुछ काम कर रही थी। मैंने कहा, देवांश, मेरा मन तो कर रहा है कि इसी घर में जाकर निवेदन करूं कि हमें 2 घंटे बैठने की अनुमति दें, परंतु वह ना माना और कहने लगा कि नानी, यह 1970-80 का दशक नहीं है जो तुम्हें कोई अपने घर में घुसने देगा। मैंने उससे मजाक में कहा कि जैसे तू 1970-80 के दशक में पैदा हुआ है। तो उसने झट से कहा कि हमारे लुधियाना में कोई किसी अनजान के घर में नहीं जाता और ना ही कोई किसी को अपने घर में घुसने देता है। अतः हम फिर सड़क पर आ गए। फिर वही एक ही दुकान हमारे सामने थी जहाँ से पहले ठंडा खरीदा था। ना चाहते हुए भी फिर देवांश के बहाने दुकान के भीतर चली गई। समय बिताने के लिए कुछ सामान देखने लगी। मैंने देवांश से कहा कि कुछ ले लो। उसने मना कर दिया। मैंने कहा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अतः हमने 2 चॉकलेट ही ले ली। इस पर दुकान पर एक महिला थी जो उन सरदार जी की पत्नी थी। वह मुझे बहुत भली औरत प्रतीत हुई, इसलिए मैंने उसे बताया कि वास्तव में हमारी गाड़ी खराब हो गई है, ठीक होने में समय लगेगा और हम दोनों ऐसे घूम फिर कर समय बिता रहे हैं। महिला हमें कहने लगी कि आप दुकान में बैठकर आराम करें, बाहर ना बैठें। मैंने औपचारिकतावश कुछ ना नुक्कर की, परंतु उसके ताकीद करने पर हम दुकान में कुर्सी पर बैठ गए और उसने देवांश को तकिया देकर बेंच पर लिटा दिया। हमें तो मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वह अपने ग्राहक भी निपटा रही थी और साथ ही मेरे साथ बातें भी कर रही थी। इस प्रकार ना जाने कब आधा घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। उसने चाय मंगवा ली और हम दोनों ने मज़े से चाय पी। चाय पीकर मैं एकदम ताज़ा दम हो गई। बातों बातों में पता चला कि उसके पति बैंक में कार्यरत हैं। उसकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं जो कि सभी शादीशुदा हैं। दोनों लड़के और एक बेटी विदेश में रहते हैं। एक बहू और उसके 2 बच्चे उनके पास ही रहते हैं। इस महिला ने अपना दिन भर का समय बिताने के लिए दुकान खोली है। दिन में बहू और शाम को पति महोदय मदद कर देते हैं। वह औरत मुझे बहुत खुशमिजाज और हंसमुख लगी। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि हम आज ही पहली बार मिले हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हों। थोड़ी देर बाद उसके पति दुकान पर आ गए और उस महिला को कहीं जाने के लिए अपने घर जाना था, तो मैं भी उसके साथ दुकान से बाहर आ गई।
कि मैं अब कार रिपेयर शॉप पर चली जाऊं, परंतु वह भली औरत नहीं मानी और कहने लगी कि जब तक आपकी कार ठीक नहीं हो जाती आप हमारे ही घर चलिए। देवांश भी हमारे घर मेरे पोते पोती के साथ कार्टून देख लेगा। सड़क पर आप कहाँ बैठे रहेंगे? मेरा घर पास ही है। मैं उन्हें अधिक कष्ट नहीं देना चाहती थी, परंतु वह मुझे अति आग्रहपूर्वक अपने घर ले गई। घर पहुंचने पर उसकी बहू ने पांव छूकर मेरा स्वागत किया। वह मुझे अंदर ले गई। देवांश को बच्चे के साथ कमरे में टीवी देखने में व्यस्त कर दिया। मुझे अलग कमरे में ले जाकर बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। उनका इस प्रकार एक अनजान के साथ व्यवहार करने से मैं अभिभूत हो रही थी और सोच रही थी कि आज भी इस दुनिया में भले लोग मौजूद हैं। वह महिला मुझे अपने घर छोड़कर स्वयं किसी के घर चली गई। उसकी बहू मेरे पास बैठी रही और टीवी देखती रही व बातें करती रही। मैंने अरोड़ा जी को फ़ोन पर बता दिया कि मैं जहाँ किसी के घर बैठी हूँ, आप फिक्र ना करें। उन्होंने भी कहा कि यह तो बहुत अच्छा है जो तुम्हें और देवांश को बैठने का ठिकाना मिल गया है। उन्होंने बताया कि गाड़ी में जो पुर्जे डलने थे वह दुकान के पास नहीं है। उन्हें लेने के लिए कारीगर होशियारपुर गए हुए हैं, इसलिए अब और भी ज़्यादा समय लग सकता है। इस प्रकार मैं और देवांश वहाँ आराम से 7:30 बजे तक बैठे रहे। फिर हम वहाँ से चलने लगे कि अब चलकर देखते हैं, तो उनकी बहू ईशा कॉफ़ी बनाकर ले आई और मेरे काफ़ी मना करने पर भी वह ना मानी और कहने लगी, आंटी जी यह तो आपको पीनी ही पड़ेगी। फिर मैंने कॉफ़ी पी और साथ में बिस्किट नमकीन वगैरह खाई। उनकी लड़की जो कि 3री कक्षा में पढ़ती थी अपनी किताबें मुझे दिखाने लगी। अपने द्वारा बनाई गई ड्राइंग भी दिखाने लगी, जो कि वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। इस प्रकार बच्चे भी हमारे साथ खुल मिल गए थे। इतने में वह बहन जी भी आ गए। मैंने उन्हें बताया कि आपकी बहू ने मेरी खूब सेवा की है और मेरे मन को मोह लिया है। वह कहने लगी कि भाई साहब को भी यहाँ बुला लेते हैं, वह भी चाय नाश्ता ले लें, क्योंकि वह भी थक गए होंगे। मैंने उन्हें अधिक कष्ट देना उचित नहीं समझा और कहा कि वह पास बैठकर गाड़ी ठीक करवा रहे हैं, यदि यहाँ आ गए तो कारीगर ज़्यादा समय लगा देंगे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं इनके उपकार का ऋण कैसे चुकाऊंगी। मैंने कहा कि बहन जी वह आपस में मिलने का बहाना गाड़ी का खराब होना था। आज शाम का मेरा अंजल आपके यहाँ लिखा था, हम इस रिश्ते को क्या नाम देंगे? वह कहने लगी कि हमारा यह प्यार का रिश्ता है। अतः अब आप जब भी होशियारपुर जाएं, यहाँ रुककर हमें मिलकर अवश्य जाएं, हमें अच्छा लगेगा। मैंने कहा ज़रूर मिलकर जाएंगे। हम तो आपको कभी भूल ही नहीं पाएंगे, जिन्होंने मुसीबत में हमें अपने घर में शरण दी है। फिर मैं और देवांश वहाँ से चलने लगे, लेकिन उन्होंने कहा अभी रुक जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, अब 8 बज गए हैं, गाड़ी ठीक हो गई होगी। अगर थोड़ा समय और भी लगा तो वहीं इंतज़ार कर लेंगे। मैंने उनका मोबाइल नंबर लिया और उनका शुभ नाम पूछा, जो कि उन्होंने अंजू सोढ़ी बताया। उन्होंने भी मेरा मोबाइल नंबर लिया। मैंने उन्हें अपने घर तलवाड़ा आने के लिए आमंत्रित किया कि कभी हमारे पास आएं, हम आपको डैम घुमाने ले जाएंगे। अंजू मैडम, ईशा और छोटे बच्चे हमें सड़क तक छोड़ने के लिए आए। मैं मन ही मन उनके प्रति बहुत ही कृतज्ञ थी और उन्हें धन्यवाद दे रही थी, लेकिन वह लोग इसे अपना धर्म बता रहे थे। इस प्रकार हमने एक दूसरे से विदा ली। हम वापस दुकान पर आ गए तो कार ठीक हो चुकी थी, बस एक बार ट्राई लेनी थी। कार की ट्राई ली और हम घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में मैंने अरोड़ा जी को सारा वृतांत सुनाया। वह भी उनके प्रति काफ़ी कृतज्ञ हुए और कहने लगे कि जब भी हम होशियारपुर जाएंगे उनसे ज़रूर मिलेंगे। मैंने देवांश से कहा कि बेटा देखो, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। वह भी बहुत हैरान होकर कहने लगा कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि आज के ज़माने में कोई अनजान लोगों को अपने घर बैठाएगा, टीवी देखने देगा और चाय भी पिलाएगा। हमारे लुधियाना में तो कभी भी कोई ऐसा नहीं करेगा। अगले दिन अंजू मैडम का मुझे फ़ोन आया और वह कहने लगी कि व्यस्त होने के कारण पिछली रात मैं आपको फ़ोन ना कर सकी। आपको रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? गाड़ी में कोई समस्या तो नहीं आई? आप कितने बजे घर पहुंची? यह सुनकर मुझे और भी अच्छा लगा कि वह हमारे आने के बाद भी हमारे लिए चिंतित थी। अब हम दोनों एक दूसरे से कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेती हैं। सच है, हमारा यह रिश्ता बहुत अनमोल रिश्ता है, जिसका आधार केवल इंसानियत है।
केवल इंसानियत और कुछ नहीं। अब देवांश सभी को यह घटना एक कहानी के रूप में सुनाता है, अनमोल रिश्ते की कहानी, सच्ची मानवता की कहानी। दोस्तों, यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कृपा करके बेल आइकॉन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी सभी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।